हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि फिनोल एल्काइल एल्कोहल से मोर एसिडिक है, क्योंकि फिनोल से जब H प्लस आयन निकल जाता है तो जो फिनो ऑक्साइड आयन बनता है वो फिनो ऑक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रिंग में ऑर्थो और पैरा कार्बन पर डीलोकलाइज हो जाता है और फिनो ऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो फिनोल से बनने वाला फिनो ऑक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, इसीलिए वो जल्दी बन जाता है, यानी जल्दी H प्लस आयन निकाल देता है, इसीलिए फिनोल NaOH से भी रिएक्ट कर लेता है। और फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। और आज वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिनोल पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस का क्या इफेक्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे मैंने यहाँ NO2 ग्रुप लगा दिया तो ये NO2 नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल हो गया, पैरा नाइट्रोफिनोल हो गया, यानी यहाँ NO2 सब्स्टिट्यूट हो गया। अब ये NO2 नाइट्रो ग्रुप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका -I इफेक्ट भी और -R इफेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपसे कोई पूछे CHO, COOH, CN, CONH2, COCl, NO2, इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग NO2 है। और अब यहां अगर हम इसके, तो ये हो गया हमारा पैरा नाइट्रोफिनोल। तो पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या है? पैरा नाइट्रोफिनोल के अंदर पहले हम पैरा नाइट्रोफिनोल को डिस्कस कर रहे हैं। तो पैरा नाइट्रोफिनोल से जब H प्लस आयन निकल जाएगा तो पैरा नाइट्रोफिनोक्साइड आयन बन गया। और मैं आपको बार बार कहा है, ये हमेशा ध्यान रखो, मार्जिन लाइन के ऊपर रजिस्टर में लिख लो, स्टार लगा के लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन या पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +R -R, और +R को हम +M मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ये पहले भी बता चुका हूं, मैं आपको बार बार बताता रहूंगा, क्योंकि मल्टीपल लिसनिंग से और मल्टीपल रीडिंग से ही वो चीजें हमारे माइंड में एकदम फिक्स हो जाती है, हम कभी नहीं भूलते हैं। तो मैंने आपको कहा था प्लस प्लस को स्टेबल करता है, जैसे कार्बोनियम आयन है या कोई भी पॉजिटिव आयन है, उसको +I इंडक्टिव इफेक्ट और +R इफेक्ट, ये दोनों मिलके स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है वो -I और -R, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये देखो फिनो ऑक्साइड आयन है, तो ये नेगेटिव आयन है, ये क्या हो गया? नेगेटिव आयन हो गया, फिनो ऑक्साइड आयन पर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये जो फिनो ऑक्साइड आयन है, इनको कौन स्टेबलाइज करेंगे? इन फिनो ऑक्साइड आयंस को -I इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे, -R वाले ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे। बात समझ में आ गई? तो फिनो ऑक्साइड आयन क्या है? एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है फिनोक्स, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, ये फिनो ऑक्साइड आयन क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? -I, जैसे Cl, OH, NH2, ये सब -I इफेक्ट है बेटा, CN, CHO, COOH और -R इफेक्ट, ठीक है। लेकिन मैं करेक्शन करूंगा आगे चल के कि अगर हमेशा ये ध्यान दो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है और रेजोनेंस होता है, तो हम स्टेबिलिटी को डिस्कशन जो करेंगे उसके ऊपर कौन डोमिनेट करता है? रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है। कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है? उस पर रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करेगा, ठीक है ना। तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी तो आप खाली कोई कंफ्यूजन मत करो, जैसे फिनो ऑक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज है, वो आगे से आगे एग्जांपल देता जाऊंगा तो क्लियर होता जाएगा। अभी मैं बोल दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे अभी मैंने कुछ बोल दिया कि ये ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन आएगा, उसको स्टॉप करो अभी ये याद रख लो कि ये जो नेगेटिव आयन है, जैसे ये फिनो ऑक्साइड आयन है, ये नेगेटिव आयन है, तो इसको कौन स्टेबलाइज करेंगे? कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टेबल करेंगे? ये रखो माइंड में, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूं। -I और -R।
अगर किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कौन स्टेबलाइज करेगा? प्लस आई और प्लस आर। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस आई और प्लस आर उसको अनस्टेबल करेंगे। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर, और वाइस वर्सा फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए। तो याद रखने के लिए रट लो, प्लस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टेबलाइज करेंगे, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टेबलाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आते हैं। तो हम देखते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल में इस नाइट्रो के जुड़ने से क्या होता है, इस नाइट्रो के जुड़ने से क्या होता है ये देखते हैं। तो ये नाइट्रो ग्रुप है, ऐसे कैसे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब आप थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, नेगेटिव चार्ज वही है जिस कार्बन पर NO2 है। इस तरह का डिस्कशन मैं पहले क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइम भी कर चुका हूं। यहाँ उस समय Cl आ रहा था, Cl और OH। अब वो छोड़ो, पुरानी बात वापस देख लो, हो सकता है आप भूल गए हो, याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पहले भी बना चुके हैं। तो यहां पर थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो बेटा। और अब यहां ध्यान दो बेटा, ये 2 lone pair एज इट इज, ये एज इट इज। यहां पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बन जाएगा। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इधर आ गया, ये इधर गया और ये बॉन्ड आ जाएगा। तो हुआ क्या, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नाइट्रोजन का जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और ये एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिख नहीं रहा है तो आपको मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, ठीक है ना। तो ये इधर कर देता हूं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो ये तो क्या हुआ, यहां पर हमारे पास 6th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहा हूं क्योंकि 1 2 3 4 5 ऑलरेडी मैंने ऊपर मार्क कर रखे हैं। तो क्या हुआ, NO2 ने क्या किया, NO2 ने क्या किया, NO2 ने इस फिनोऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को और बढ़ा दिया। अगर इसका मतलब फिनोऑक्साइड आयन, ये फिनोऑक्साइड आयन, ठीक, ये फिनोऑक्साइड आयन और ये पैरा नाइट्रोफिनोऑक्साइड आयन, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ, तो ये जल्दी बनेगा, जल्दी H+ देगा। तो पैरा नाइट्रोफिनोऑक्साइड आयन इज अ मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी फिनोऑक्साइड आयन। NO2 ने अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, यानी NO2 क्या है, NO2 मैं आपको वही तो कह रहा था कि मैं, आप खाली वो देख लो, जैसे NO2 कौन सा ग्रुप है, -I ग्रुप है, -R ग्रुप है, तो ठीक है। तो ये NO2 का कौन सा इफेक्ट है, -I इफेक्ट है, -R इफेक्ट है। तो इस NO2 के आने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो मैं यही कह रहा था कि -I और -R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन। जो मैं कह रहा था, आप कंफ्यूज मत करो, अपन आगे समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। तो ये आ गया एग्जांपल से, जो मैंने यहाँ रिलेशन लिखा था, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव करके, जो भी करके लिखा था, तो ये वाला वो कंसेप्ट है, ठीक है। तो एग्जांपल से ही बात समझ में आती है। तो ये देखो, इस -I और -R ने इस नेगेटिव स्पीशीज की स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी गेन कर गया। अब ध्यान दो, तो इसका मतलब आपसे कोई पूछे कि फिनोल ज्यादा एसिडिक है कि पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है, तो हम बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल इज अ मोर एसिडिक, पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक, ध्यान रखो बेटा। अब इसी तरह से अगर मैंने एक और NO2 बढ़ा दिया, अगर मैंने क्या किया, एक NO2 ग्रुप और बढ़ा दिया, तो
ये एक और NO2 बढ़ा दिया, ये NO2, अब ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 4, तो 2 4 डाई नाइट्रो फिनॉल। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम क्या है? 2 4 डाई नाइट्रो फिनॉल। और ये NO2 चल ही रहा है, ये NO2 यहां है ही, अब जितना स्पेस है उस हिसाब से लिख रहा हूं। ये NO2 यहां पर है ही, और ये NO2 आ गया यहां पर। अब यहां थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं इसका। ये NO2 और ये NO2 यहां है, तो यहां पर आप देख लो, यहां पर एक और एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि मैं नहीं बना रहा हूं, आपको आता है बेटा। अब क्या हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब कुछ महान बच्चे हैं तो बनाना पड़ता है उनके लिए, जबकि ये आना चाहिए आपको, इतनी ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहां पर ये और 5 6 और ये 7, इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। यानी क्या हुआ ये कि अब इस केस के अंदर 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल के केस में क्या हो गया, और एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बढ़ गया। यानी जैसे जैसे NO2 ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं बेटा, जैसे जैसे NO2 ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे NO2 ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, या यूं बोलो NO2 ग्रुप क्या है, -I ग्रुप, -R ग्रुप, ठीक है। इस NO2 ग्रुप की क्या नेचर है, इस NO2 ग्रुप की नेचर है -I है, और ये -R है। अगर किसी बुक में लिखा हुआ -M चलेगा, एक ही बात है। तो जैसे जैसे -R ग्रुप और -I ग्रुप बढ़ रहे हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। हम कॉमन याद रखें ना, जरूर थोड़ी इधर NO2 आ जाए, इधर CHO आ गया तो भी यही बात हो जाएगी बेटा, इधर अगर CHO आ गया तो भी यही बात है, क्योंकि CHO भी -I -M या -R इफेक्ट रखता है, COOH भी यही रखता है, CN भी यही रखता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर -I -R ग्रुप आ रहे हैं तो बनने वाला फिनोक्साइडाइन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऊपर वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है बेटा, मैं बार बार बता चुका हूं पहले भी, जीओसी में भी बहुत डिस्कस किया है मैंने, कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है इन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। यानी इसमें 2 एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बने ये वाले, और जो 2 एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने वो इन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी ज्यादा स्टेबल थे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। यहां पर देखो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, और इनमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। तो नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, नेगेटिव चार्ज बेटा ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए कुल मिला के ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जब नाइट्रो आ रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है। अब आप देखो इसी तरह से मैं अभी एक बार ये हटा देता हूं जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि अपन बार बार तो ये डायग्राम बनाएंगे नहीं, ठीक है। अभी ये देखो बेटा, ये नेगेटिव चार्ज, अब यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने है ना CHO ले लिया बेटा, ध्यान दो, CHO ले लिया, ये CHO, तो पैरा पोजीशन पे CHO लगा दिया, तो CHO भी कौन सा ग्रुप है, -I एंड -R। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये CHO हो जाएगा, ये CHO हो गया बेटा। ध्यान से बोर्ड पे देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी, मतलब नजर हटते ही गड़बड़, क्योंकि आप बिल्कुल अपना फोकस रखो, पढ़ाई में ध्यान रखो, पॉजिटिविटी रखो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लो। अब यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक। तो इस CHO ग्रुप ने भी क्या किया, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। अब ध्यान से देख लो, तो मैंने क्या कहा,
ऑर्थो पैरा पोजीशन पर NO2 लगाओ, CHO लगाओ, COOH लगाओ, कोई भी -I -R इफेक्ट लगाओ, ऐसा ग्रुप लगाओ जो -I हो -R हो, वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, उसका रेजोनेंस बढ़ा देगा, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तभी तो मैंने कहा था एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, -I इफेक्ट एंड -R इफेक्ट, जिसको हम -M भी कहते हैं। तो देख ही लिया आपने। इसी तरह से ऑर्थो पे बनाऊंगा तो अभी जैसे मैंने बताया ऑर्थो पे आ जाएगा तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, इन दोनों ऑर्थो पे आ जाएंगे तो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे। अब अगर मैंने इसकी जगह COOH ले लिया, बेंजोइक एसिड ले लिया, ठीक है, COOH चाहिए तो भी देख लो बेटा वो की वही बात है। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप ले लो ना, ये सारे ग्रुप कौन से ग्रुप हैं, ये सारे के सारे ग्रुप जो फिनोल के रेस्पेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। वैसे तो बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिड होता है, मैं तो खाली बता रहा हूँ COOH का, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल से भी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। या ले लो CN ले लो, ये CN ले लिया मैंने बेटा। CN भी कौन सा ग्रुप है, CN C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। समझ में आ गया, जिस पे पाई यानी पाई बॉन्ड वाला ग्रुप, जिसके देख लो आप सब, इनमें सब में एक कॉमन चीज देख रहे हो आप, जो एलिमेंट रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और उस पे पाई बॉन्ड है तो वो -R -I इफेक्ट शो कर रहा है ना। ठीक है, आपने सब में कॉमन क्या देखा, कॉमन ये देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट रिंग के साथ जुड़ा हुआ है उस पे पाई बॉन्ड है, जो फर्स्ट एलिमेंट रिंग के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन तो पाई बॉन्ड है, नाइट्रो में N था तो N पर पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ग्रुप क्या दे रहे हैं हमारे को, कौन सा, अब आप ग्रुप को भी आइडेंटिफाई करने सीख गए, ठीक है ना, कि अब इसमें क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ये बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N माइनस, ये NO2 नहीं है तो हटा दो, भूल से लग गया था, ठीक है, पहले से लगा हुआ था इसलिए वो मिटाना भूल गया था। ठीक है, ये CN हो गया, इसका मतलब मैं इस यहां पर CN लगाया तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, C एल्डिहाइड लगाया तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, NO2 लगाया तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि NO2 में भी देखो पाई बॉन्ड है, सब में देख लो, मैंने COCl लगाया, ठीक है, तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, CONH2 लगाया तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ ये रेड वाला बॉन्ड रिंग के साथ जुड़ेगा, ये फ्री वैलेंसी, तो ये सारे के सारे ग्रुप किस में आते हैं, ये सारे के सारे ग्रुप इस क्लास के हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं इनमें, अगर इन सारे ग्रुप में से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला कौन है तो वो NO2 है, क्योंकि NO2 का -I और -R सबसे पावरफुल होता है। अभी मेरी बात समझ में, तो ये ध्यान रखो, इसीलिए मैंने लिखाया एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट एंड -R इफेक्ट। ये वाले ग्रुप जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिनोल से बनने वाला फिनो ऑक्साइड आयन स्टेबलाइज होता जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये। अब दूसरा मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स, बहुत शानदार ट्रिक है ये भी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स, ये नोट करके रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस फिनोल्स, वेरियस फिनोल्स मतलब फिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरासाइनोनाइट्रोफिनोल, पैरासाइनोफिनोल, ठीक है, इस तरह से जो भी है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस फिनोल का मतलब जैसे ये भी टाइप ऑफ फिनोल हो गया, पैरानाइट्रोफिनोल भी एक तरह का फिनोल ही है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल भी एक तरह का फिनोल ही है, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स हो गए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस फिनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फिनोऑक्साइड है, स्टेबिलिटी ऑफ फिनोऑक्साइड है, जिसका फिनो ऑक्साइड आयन
जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग फिनोल उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ये वाला या तो आप आंसर इस मेथड से निकाल लो या फिर इस मेथड से निकाल लो। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस फिनोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट, जो भी आपको समझ में आता हो। जिसका फिनोक्साइड आयन जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना बढ़िया एसिड। समझ में आ गई बात। और अब हम देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो क्या होगा। ठीक है ना। तो उससे पहले एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर मैं यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊंगा तो क्या होगा वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक क्लियर कर दूं बात, ये हमारा फिनॉल, ये एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया है वो कर रहा हूं मैं। ये हमारा ये एक मिनट बेटा, मेटा फिर पेरा, मैं मेटा वाला डिस्कस नहीं किया तो करके फिर आगे बढ़ रहा हूं। और ये पेरा नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा डाई नाइट्रोफिनॉल 2,4 और ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो क्या हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ेगी, इंक्रीज, क्योंकि इससे बनने वाला फिनोऑक्साइड आयन, कौन सा फिनोऑक्साइड आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये है। तो स्टेबिलिटी ऑफ corresponding phenoxide ion इंक्रीज, यानी इसका फिनोऑक्साइड आयन सबसे इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, हाथ पीले करने के काम आता है। येलो कलर का डाई यही है, लैब में पड़ा रहता है, बच्चे इससे काम करते हैं तो उनके हाथ पीले हो जाते हैं लैब में ही। येलो कलर का डाई है बेटा ये, इसलिए मैं बोलता हूँ ये हाथ पीले करने के काम आता है। ठीक है, येलो डाई है बेटा ये, पिक्रिक एसिड, येलो कलर का डाई यही है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग फिनोऑक्साइड आयन इंक्रीज, या क्या हो रहा है, माइनस आई एंड माइनस आर ग्रुप्स इंक्रीज, एक ही बात है। और ये हमेशा ध्यान रखो, जो हम 11 में पढ़ते थे कि ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी के वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। पीके क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम। अब ये जिसका आयनिक इक्विलिब्रियम क्लियर है वही ध्यान दो, बाकी इग्नोर करो। अब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में 11 में थोड़ी घुस जाऊंगा फिनॉल पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, के क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। पीके क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के। तो पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। एस मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, जगह नहीं इसलिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अब ये रट लो, आयनाइजेशन के वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट किसका सबसे ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आयनाइज होगा, सीधी बात है। और पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पॉइंट नंबर 4, के ए वैल्यू इंक्रीज, यानी इसका जो के है वो सबसे कम होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट, और इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा आयनाइज हो रहा है। फिफ्थ, पीकेए वैल्यू डिक्रीज। अब क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीपल कांसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
ठीक है, अब आपको जैसे ये चारों दे दिए और चार इनमें से कोई चार दे देंगे और पूछ लेंगे कि किसका पीके हाईएस्ट है, तो जो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा उसका पीके सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे कम एसिडिक होगा उसका पीके वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो पीके ए वैल्यू फिनोल का सबसे ज्यादा, पिक्रिक एसिड का पीके वैल्यू सबसे कम। के ए आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसका सबसे कम, के ए आयोनाइजेशन कांस्टेंट सबसे ज्यादा, इसका इन सब में। ठीक है, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे सर ने मेटा वाला डिस्कस नहीं किया, तो मैं मेटा वाला डिस्कस करके फिर आगे बढ़ता हूं। बेटा ध्यान दो, ये हटा रहा हूं मैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है जो। अब हम अगर हम इन सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल्स की बात करें तो अगर मैं यहां पर ये मेटा पोजीशन पे जब मैंने नाइट्रो लगा दिया, यानी मेरा नाइट्रो यहां लग रहा है, ये NO2 लग रहा है यहां, तो ठीक है, तो NO2 यहां लगेगा, तो यहां मेटा पोजीशन पर जब NO2 आता है तो ये सिंपल फिनो ऑक्साइड आयन से तो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ऑर्थो और पेरा से कम स्टेबल होगा। ठीक है, रीजन ये है कि देखो यहां NO2 का अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो सस्टेन कर रहा है, यानी है, पर एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे नहीं आ रहा है जिस कार्बन पर NO2 है। नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पेरा पे आ रहे हैं, इसलिए इस नेगेटिव चार्ज को जब NO2 ऑर्थो और पेरा पे थे तो NO2 या मॉलिक्यूल को या फिनो ऑक्साइड आयन को एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने का मौका मिलता है। फिनो ऑक्साइड आयन को एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने का कब मौका मिलेगा? जब ऑर्थो और पेरा पे होगा, जो आपने देख लिया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उन कार्बन पे आ रहा है जिन कार्बन पर NO2 है। अगर मैं NO2 पेरा पे लगाता तो यहां पर NO2 आता, सॉरी, जब यहां नेगेटिव आता है तो यहां से एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता, जो अभी आपने देख ही लिया। यानी जब ऑर्थो और पेरा कार्बन पर NO2 होगा, जब ऑर्थो और पेरा कार्बन पर NO2 होगा तो एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पेरा और ऑर्थो पर आ रहा है। लेकिन मेटा पर NO2 है तो मेटा पर NO2 का -I इफेक्ट भी काम कर रहा है, तो -R भी काम कर रहा है, पर एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। इस वजह से मेटा नाइट्रोफिनो ऑक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, किससे? फिनो ऑक्साइड आयन से। यानी अगर मैं इसकी बात करूं, ये फिनो ऑक्साइड आयन, तो इससे तो ज्यादा स्टेबल कौन है? ये है, ये वाला फिनो ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि NO2 का -I और -R तो है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो है ही, क्योंकि -I इफेक्ट तो हमेशा काम करता है, -I इफेक्ट तो सिग्मा बॉन्ड की तरफ से चलता है। लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल फिर ये हो जाएगा, ऑर्थो और पेरा वाले। ठीक, इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा और फिर इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, क्योंकि ठीक है ना। तो ये फिनो ऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी है। तो फिनो ऑक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल मेटा नाइट्रोफिनो ऑक्साइड आयन, क्योंकि यहां एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। अब इन दोनों में एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये दोनों इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं जो देखे आपने? 5 है, ये 1 2 3 4 5, तो इसके भी 5 है, लेकिन इसका -I और -R तो है ना बेटा। अब इसके कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज यहां आएगा तो यहां से यहां पे भी जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से जब ये अंदर ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा तो यहां से भी आएगा। अब आप बोलोगे कि सर फिर इसमें भी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें भी 6 है, तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम होनी चाहिए। नहीं, यहां NO2 इस ऑक्सीजन के ज्यादा पास है, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहां ज्यादा पहुंचेगा। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मैंने आपको ध्यान हो GOC में एक ट्रेन वाला एग्जांपल भी दिया था, अभी नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता है, यानी NO2 अगर पेरा पोजीशन पर होगा तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट यहां तक पहुंचने में इफेक्ट कम हो जाएगा। जैसे एक ट्रेन है, बता ही दूं मैं, ट्रेन खड़ी है और उस पर इंजन लगता है,
तो इंजन लगता है तो इंजन का जो वाइब्रेशन है वो फर्स्ट कंपार्टमेंट, पहला डब्बा सबसे ज्यादा फील करता है, और फिर वो जैसे 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 आगे बढ़ते जाते हैं वो वाइब्रेशन कम होते जाते हैं। या अर्थक्वेक नेपाल में आता है तो इंडिया की धरती भी थोड़ी बहुत हिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा धरती कहाँ की हिलेगी? नेपाल की, क्योंकि वहां है डिस्टेंस के साथ वो वाइब्रेशन कम हो जाएंगे। उसी तरह से NO2 का जो इफेक्ट है वो पेरा पर ज्यादा काम करेगा, सॉरी NO2 का इफेक्ट ऑर्थो पे ज्यादा काम करेगा, और NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पर होगा तो यहाँ पे ज्यादा पहुंचेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। और NO2 जब पेरा पे चला गया तो इसको यहाँ जाएगा तो इसके वाइब्रेशन कम पहुंचेंगे। अर्थक्वेक का एग्जांपल, ट्रेन का एग्जांपल, ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, पीछे से आके इंजन लगा, पहले डब्बे वाले को वाइब्रेशन सबसे ज्यादा महसूस होंगे, सेकंड वाले को और कम, थर्ड वाले को और कम, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम, तो ये रहा इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम हो गया। ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रही है तो इस NO2 के वाइब्रेशन यहाँ पर ज्यादा पहुंचेंगे, इस NO2 के वाइब्रेशन यहाँ कम पहुंचेंगे, यानी यहाँ NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा। इसीलिए मेटा नाइट्रोफिनो ऑक्साइड आयन मोर स्टेबल देन पेरा नाइट्रोफिनो ऑक्साइड आयन। देखो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं बेसिक, तो आपके लिए बोर्ड और कॉम्पिटिटिव कोई टफ चीज नहीं है। तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं अगर हम इनमें कौन से सब्स्टिट्यूट लगा दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूट लगाएंगे तो क्या होता जाएगा? देखो जैसे मैंने यहां लगा दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, जैसे OCH3 लगा दिया, इसके पास लोन पेयर है, मिथोक्सी ग्रुप लगा दिया, ये पेरा मिथोक्सीफिनोल हो चाहे ऑर्थो मिथोक्सीफिनोल हो, बात एक ही है, दोनों के इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही है। ये OCH3, ठीक, ये OCH3, ठीक है, ये OCH3, ये OCH3, ये OCH3। अब देख लो पेरामिथोक्सीफिनोऑक्साइड आयन ज्यादा अनस्टेबल है फिनोऑक्साइड आयन से, यानी मैं ये कह रहा हूं ये वाला फिनोऑक्साइड आयन मोर स्टेबल है, ये वाला मोर स्टेबल है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल है। देखो कंपैरिजन इन दोनों का हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो ये भी है ना अपना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। ये कौन सा ग्रुप है? ये पेरामिथोक्सीफिनोल में ये मिथोक्सी ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये मिथोक्सी ग्रुप है, और ये मिथोक्सी ग्रुप प्लस R ग्रुप है, और हम इसको बोलेंगे प्लस M। कौन सा ग्रुप बोलेंगे? प्लस M। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और मैंने आपको बताया था ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस R और प्लस N। तो ये परेशान कर रहा है और नेगेटिव पहले ही अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से परेशान है। नेगेटिव ये फिनोऑक्साइड आयन पहले ही अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से परेशान है। ये भी बोल रहा है नहीं मेरे भी ले ले, अभी बोलेगा मैं पहले ही परेशान हूं भाई, मेरे पास पहले ही नेगेटिव है, तू और मेरे अंदर नेगेटिव डाल रहा है। एक तो ये वाला अंदर नेगेटिव डाल रहा है, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन देके नेगेटिव डाल रहा है, तो अंदर रिपल्शन हो जाएगा ना। यानी इधर से अगर ये जाएगा तो यहां से भी तो ये नेगेटिव आएगा, यहां पर भी तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो ये तो परेशानी हो गई, ठीक है, कि ये भी अंदर ये भी अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, ये भी अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो नेगेटिविटी और रिपल्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ये क्या कर रहा है? ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर देके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, तो ये भी तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, तो रिपल्शन हो गया ना, अनस्टेबिलिटी आ गई। पहले तो NO2 ये NO2 तो क्या कर रहा था और उल्टा इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो नेगेटिव चार्ज खुश हो रहा था कि पेरा पोजीशन पे जो NO2 लगा हुआ मेरे को मदद कर रहा है, मेरे नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी दे रहा है। और यहाँ ये OCH3 और परेशानी क्रिएट कर रहा है। ये परेशानी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तक आते आते बहुत बढ़ गई बेटा। ये देख लो
नेगेटिव चार्ज उसी कार्बन पे आ गया जिसी कार्बन पे OCH3 लगा हुआ है, और ये भी लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये चालू हो गया लोन पेयर रिपल्शन, हो गई लड़ाई यहाँ पर तो, ठीक है, परेशानी और बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पर रिपल्शन चालू हो गया। ये मोर अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपको कोई पूछे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो वो थर्ड वाला है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज उसी कार्बन पर जिस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये बोला मेरे इलेक्ट्रॉन देने, ये बोला ये नेगेटिव आ गया, ये हो गया लोन पेयर रिपल्शन, ये हो गई अनस्टेबिलिटी। फिनोल देखेगा ऐसा फिनोऑक्साइड आयन क्यों बनाए, भाड़ में जाए, ठीक है, यानी H+ देगा ही नहीं फिनोल, तो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ OCH3 ने कम कर दी। इसका मतलब ये OCH3 जितने ज्यादा बढ़ाते जाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा बढ़ाते जाऊंगा, इसकी परेशानी उतनी बढ़ेगी, ये देखेगा जब, तो फिर ये बनेगा ही, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये ग्रुप +R और +M ग्रुप ये क्या करते हैं, तो कुल मिला के हमारे पास जो कंक्लूजन आया वो ये आया कि अगर हम ऑर्थो मेरा बेटा कहीं पर भी हम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ते हैं, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो अब आपको देखो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा ग्रुप, -I +I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I -R, जिसको हम -M भी कहते हैं, +R। समझ में आ गया? देखो मैंने वापस 11 करीब पूरी रिपीट करा दी, ठीक है। तो फिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से बढ़ जाती है। तो ये मिथोऑक्सी ग्रुप हुए या कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुए, चाहे खाली मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप भी, अब अगर मैं इसकी जगह मिथाइल ग्रुप भी ले लूं तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप का +I इंडक्टिव इफेक्ट होता है। मिथाइल ग्रुप भी बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप +I ग्रुप रखता है। तो ये पैराक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, ये जो क्रिसोल बोलते हैं, ये भी लेस एसिडिक हैं, किससे? फिनोल से, ठीक है, ये भी लेस एसिडिक है, क्योंकि ये ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये देखो, ये ध्यान से देखो बेटा, ये वाला एसिड सबसे ज्यादा वीक होगा, ये वाला फिनोल सबसे ज्यादा वीक होगा, ठीक है, उससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ये वाला। क्यों? क्योंकि CH3 ने रेजोनेंस, ये इंडक्टिव इफेक्ट है, ये रेजोनेंस देगा। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जब हम रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो रेजोनेंस इफेक्ट काफी डोमिनेट करता है, रेजोनेंस इफेक्ट काफी डोमिनेट करता है। तो या तो रेजोनेंस है या इंडक्टिव इफेक्ट है, ये +R इफेक्ट है और जबकि यहाँ +I इफेक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखो, +R इफेक्ट ज्यादा परेशान करेगा +I के साथ। तो पैरामिथोऑक्सीफिनोल से ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। फिर इससे ज्यादा एसिडिक क्या हो गया? सिंपल फिनोल। फिर इससे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? ठीक है, अब वो मेरे आपको मालूम ही है, जैसे पैरानाइट्रोफिनोल, और अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। यानी यूं चल रहे हैं, तो इन केसेस में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मैं इसके लिए बोल रहा हूं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो Ka वैल्यू इंक्रीज होगी। लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो Ka वैल्यू इंक्रीज, pKa वैल्यू डिक्रीज। तो ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए। मैं होप करता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिथाइल अपने +I इंडक्टिव इफेक्ट से मिथाइल अपने +I इंडक्टिव इफेक्ट से फिनोऑक्साइड आयन को अनस्टेबलाइज करता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से जो अनस्टेबलाइजेशन होता है वो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, और अब मैं थोड़ी सी स्लाइड बता देता हूं आपको ताकि आप नोट्स बना लें। फिर हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर और फिनोल के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करना है, और फिर उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अपन। तो लेट्स सी, मैं कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूं आपको, इससे आप नोट्स बना लेना बेटा। ठीक है, ये एसिडिक, ये ध्यान से रीड करो, पॉज करके ध्यान से रीड कर लेना। ये सारा पढ़ा दिया, मैं रीडिंग नहीं करूंगा इसको। ठीक है, वही जो मैंने अभी पिछली 2 क्लासों में पढ़ाया है, इसके शॉर्ट नोट्स हैं। द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एक्वस NaOH indicate that phenol are stronger acid than alcohol and water.
फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्काइल एल्कोहल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रीड कर लेना, मैंने पढ़ा दिया बेटा ये सब। और आगे इन सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स जो आज अभी डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर लिख के रहना। नेक्स्ट क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा के आगे बढ़ूंगा, पर उससे पहले ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके रखना है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।